बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। ओ यही है बिनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे 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 राधे। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार, राधे अलबेली सरकार। ओ सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? वो तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिना श्री राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कृपा जो हो जाए तो भवसागर क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार, हो तेरी महिमा, जिंदगी बढ़िया चल रही है आपकी? महिमा अब बता दो। अलबेली सरकार। तेरी महिमा अपरंपार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग जैन साहब, गुड इवनिंग कल्पना, गुड इवनिंग प्रीत, गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग रिमझिम, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया जी। तो आज हमें क्या करना है जी? आज हमें अगेन सैलरी के क्वेश्चन करने। अभी हमारा सैलरी चल रहा है। सर डर लग रहा है थोड़ा सा, अच्छी बात है,
डर लगना भी चाहिए, क्योंकि डर तो इंसानों को ही लगता है ना, और जो लोग जिंदे होते हैं, जीवित होते हैं, उनको जो लगता है। अब जो लोग चले ही गए उनको क्या ही डर लगेगा। तो इसका मतलब हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी धड़कन सही से काम कर रही है, तो अच्छी बात है, डर लग रहा है ना, तभी तो पढ़ाई होगी। बिना डर के कैसे पढ़ाई होगी? बस ज्यादा डरना नहीं है, अपना बेस्ट देते रहो, बात खत्म जी। ठीक है ना, अपना बेस्ट दो, बहुत बढ़िया तरीके से बेस्ट दो, उसके बेस पे काम करो, और ज्यादा टेंशन दिमाग में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अरे सुनो ध्यान से, अभी मैंने एक वीडियो YouTube चैनल पे डाली है जिसके अंदर मैंने जीएसटी के 7 टॉपिक्स बताए हैं जो कम से कम आपके इस बार के एग्जाम में 20 से 25 नंबर के बनेंगे। तो वीडियो एक बार वो जरूर सुन लेना, अगर वो टॉपिक हो चुके हैं तो 2 से 3 बार दोबारा से और कर लेना। ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि सर ये तो हमने कर ली है, उन टॉपिक को तुमने छोड़ना नहीं है। कम से कम 2 से 3 से 4 से 5 से जितनी बार तुम उनको रिवाइज कर सकते हो, उतनी बार तुम्हें इस बार के एग्जाम में वो रिवाइज करके जाने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल तृष्णारी, बिल्कुल जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 तो कल हमने कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 28 तो आई थिंक कल हमने आते आते कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 आपको मैंने शायद होमवर्क दिया था, एक तो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 30 करके आ जाना। ठीक है, हाँ अल्टीमेट सीए वाली पेज ही, अल्टीमेट सीए वाली पेज। ठीक है, और एक मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 31 करके आ जाना। ठीक है, एक मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 30 और एक मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 31। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से जी, आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं अल्टीमेट सीए वाले चैनल पेज। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब वो ये बात कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब आपको सैलरी जो निकालनी है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में निकालनी है। ठीक है ना, आपको सैलरी जो निकालनी है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सैलरी निकालनी है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब उसने पहला पॉइंट बोला, ही रिटायर ऑन 31 दिसंबर 2024। वो 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुआ। अच्छा, अगर 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हुआ तो उसने कितने महीने काम किया? ऑब्वियसली बात है 9 महीने काम किया। तो सैलरी जो हमें लेनी है वो यहाँ पे 9 महीने की सैलरी लेनी है, क्योंकि 31 दिसंबर को वो रिटायर हो चुके हैं। तो सैलरी जो कैलकुलेट करेंगे वो 9 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। फिर रिटायर कब हुआ? एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 60। ठीक है जी, आफ्टर पुटिंग 25 ईयर 9 मंथ ऑफ सर्विस, 25 साल 9 महीने काम करने के बाद वो रिटायर हुआ फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी। कहां पे प्राइवेट कंपनी? दिल्ली में उसकी प्राइवेट कंपनी है, मतलब मेट्रो सिटी की बात यहां पे हो रही है। फिर वगैरह ही वॉज पेड सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, उसकी 25,000 रुपए पर महीने की सैलरी है। एंड हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है 6,000 पर मंथ, और वो रेंट पे कर रहा है 6500 पर मंथ ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ सर्विस। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर ये नॉर्मल स्कीम होती ना, अगर ये नॉर्मल स्कीम होती तो मैं एचआरए जो है उसकी एग्जम्पशन निकाल लेता। अगर ये नॉर्मल स्कीम होती मैं एचआरए की एग्जम्पशन निकाल लेता, बट डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में याद करो सेक्शन 1013 का बेनिफिट नहीं मिलता। अब डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 1013A का बेनिफिट नहीं मिलता, तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 1013A का बेनिफिट नहीं मिलता। इट मीन जितना भी मुझे एचआरए मिलेगा सारा का सारा पूरा टैक्सेबल होगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो 6,000 मुझे एचआरए मिल रहा है, तो 6,000 मल्टीप्लाई 9, तो जितना भी एचआरए आएगा फुली टैक्सेबल है। रेंट पेड मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि रेंट पेड की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें एग्जम्पशन निकालनी होती है। एग्जम्पशन हमें यहाँ पे निकालनी नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम की बात है, तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में एग्जम्पशन हमें चाहिए ही नहीं। उसके बाद फिर वगैरह ऑन द रिटायरमेंट ही वॉज पेड एक ग्रेचुटी, 3.5 लाख रुपए से ग्रेचुटी मिल रही है। ही वॉज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अच्छा, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो याद है, अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो हम क्या लेते हैं? तीसरा पॉइंट 15/26 लेते हैं, मल्टीप्लाई लास्ट ड्रोन सैलरी लेते हैं, मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ लेते हैं। अब इसे काम कितना किया? 25 साल 9 महीने काम किया है, तो 6 महीने से ऊपर काम किया है, तो हम यहाँ पे 26 साल के बेस पे कैलकुलेशन करके चलेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। ठीक है, he has not received any other gratuity at any point of time earlier other than this gratuity। उसने पहले कोई ग्रेचुटी रिसीव नहीं की, तो जो ग्रेचुटी मिली है वो 3.5 लाख ही मिली है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर वगैरह he has accumulated leave of 15 days per annum। ठीक है,
हर साल 15 दिन की लीव उसने एक्यूमुलेट की है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सर्विस दे वॉज इन कैश बाय हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ए सम ऑफ 3,15,000 वॉज रिसीव बाय हिम इन द रिगार्ड। मतलब 3,15,000 उसको लीव सैलरी मिल रही है, 25 लाख रुपए की लिमिट है। फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी से, फिर यहाँ पर जितने भी 15 दिन एक उसके लिए ना, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने साल है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे निकाल लेंगे जी। फिर 30 दिन की छुट्टियां जो है उसको एक साल के अंदर मिलती हैं, अच्छी बात है। अब आगे देखो जी, फिर वो कह रहा है उसको पेंशन मिल रही है 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है। जो 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है, पेंशन कौन सी है, ये अनकम्यूटेड पेंशन है, ये कम्यूटेड पेंशन नहीं है। तो 5,000 पर मंथ जो मिल रही है वो अनकम्यूट वाली है। फिर वो यहां पे 1 फरवरी 25 को वो कह रहे हैं 1 फरवरी 25 ही कम्यूट 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव 3 लाख रुपए कम्यूट पेंशन। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद है 1 फरवरी को उसको ध्यान आया कि मेरे घर में शादी है, उसने अपनी 60% पेंशन कम्यूट करा ली, 60% पेंशन कम्यूट करा के उसको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो क्या करोगे, पहले 3 लाख को 100% पे लेके जाओगे, 3 लाख को 100% पे लेके जाओगे। क्वेश्चन में ग्रेचुटी भी मिल रही है, तो अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो जितनी पेंशन आएगी 100% उसका 1/3 जो होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा जी। फिर कंपनी प्रेजेंट दे रही है गिफ्ट वाउचर 5,000 ऑन रिटायरमेंट, हिज कोलिग्स आल्सो गिफ्ट हिम ए मोबाइल फोन वर्थ 50,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्री। उसके कोलिग गिफ्ट दे रहे हैं और उसके मोबाइल 50,000 पे। पहली बात तो भाई अदर सोर्स की बात होगी, क्योंकि अगर कोई कलीग से गिफ्ट मिल रहा है तो वो अदर सोर्स के अंदर आएगा, सैलरी में नहीं आएगा, सैलरी में वही आएगा जो एम्प्लॉयर से मिलेगा। और दूसरी बात, मोबाइल अदर सोर्स में नहीं आता क्योंकि मोबाइल एसेट की डेफिनेशन में कवर ही नहीं होता, तो वो वहां से बाहर हो गया। सैलरी में गिफ्ट वाउचर मिल रहा है 5,000। अब ये डिपेंड करता है जी, या तो पूरे के पूरे 5,000 पे टैक्सेबल कर दो अगर मनी में कन्वर्टेबल मान रहे हो, नहीं तो पूरे के पूरे एग्जम्प्ट कर दो, क्योंकि इन काइंड फॉर्म में 5,000 की लिमिट होती है। तो ऑल्टरनेटिव आपके पास है। ठीक है, आओ अब इसको विद प्रेजेंटेशन एक बार सोल्व कर लेते हैं। करोगे पक्का पक्का, आ जाओ फटाफट से। आओ जी फटाफट से एक बार हेडिंग डाल दो जी। मैं एक बार यहां पे क्वेश्चन खोल लेता हूं अपने सामने और सारे के सारे बच्चे देखते हैं कितनी देर में क्वेश्चन करते हैं। आओ जी हेडिंग डाल दो यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी किसका है जी, मिस्टर राजा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 जी। ठीक है जी। अब यहां पे एक तरफ तो आ गया पर्टिकुलर, ठीक है। अब यहां पे मैं 2 टेबल बना रहा हूं, एक तो रफ के लिए, ठीक है, एक तो रफ के लिए और एक फाइनल के लिए, एक रफ के लिए और एक फाइनल के लिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, एक रफ के लिए और एक फाइनल के लिए। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ पर्टिकुलर, और यहां पे आपका अमाउंट आएगा, यहां पे आपका अमाउंट आएगा जी। अब यहां पे सबसे पहले बताओ, सबसे पहले यहां पे बेसिक सैलरी जो हमें दे रखी है, बेसिक सैलरी वो 25,000 है, 9 महीने की सैलरी है, तो 25,000 मल्टीप्लाई 9, 2,25,000 रुपए की सैलरी मेरी यहां पे बेसिक सैलरी आ जाएगी जी। ठीक है जी, 2,25,000 रुपए की सैलरी आ जाएगी। उसके बाद यहां पे आप ऐड करोगे क्या, हाउस रेंट अलाउंस। आपको हाउस रेंट अलाउंस मिला। अब हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है आपको, यहां पे मिला 6,000 मल्टीप्लाई 9। अब यहां पे 2 रीजन है, या तो वर्किंग नोट में ले जाओ या यही लिख दो कि ये टैक्सेबल क्यों कर रहे हो। तो 6,000 मल्टीप्लाई 9 कितना आएगा, 54,000 जो है वो यहां पे आ जाएगा। रीजन अगर यहां लिखना है यहां लिख दो कि फुली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। बट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर ये फुली टैक्सेबल होता है, तो इसलिए हमने यहां पे फुली टैक्सेबल कर दिया। अब रीजन तुम्हें यहां लिखना है, यहां भी चलेगा, वर्किंग नोट में लिखना है, वर्किंग नोट के अंदर भी चलेगा, जैसे तुम्हारा मन करता है जी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमें यहां पे दे रखा है उसने, अगर मैं चेक करता हूं ग्रेचुटी का जी। अब यहां पे एक बार आ जाओ ग्रेचुटी। अब यहां पे टैक्सेबल ग्रेचुटी,
टैक्सेबल ग्रेचुटी। अब टैक्सेबल ग्रेचुटी यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1, अब इसको वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर बना लेंगे, ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर बना लेंगे। उसके बाद फिर यहां पे ऐड कर देते हैं ग्रेचुटी के बाद हमारा यहां पे जो अगला है टैक्सेबल लीव सैलरी, टैक्सेबल लीव सैलरी, इसको हम यहां पे बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर, ठीक है, इसको हम यहां पे बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर। फिर ऐड करोगे यहां पे अगला पॉइंट, फिर हमें यहां पे निकल के आ रहा है पेंशन, यहां पे निकल के आ रहा है टैक्सेबल पेंशन, इसको हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर, ठीक है, इसको हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर। उसके बाद जी यहां पे फिर यहां पे ऐड करेंगे यहां पे गिफ्ट वाउचर, यहां पे गिफ्ट वाउचर जो है वो हम यहां पे लेके चलेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इसको मनी में कन्वर्टेबल मानोगे तो फुली टैक्सेबल है, नहीं मानोगे तो फिर यहां पे नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपके असम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। 5000 है, हम ये मान लेते हैं इन काइंड फॉर्म में 5000 तक जो है वो एग्जम्प्ट है, हम यहाँ पे नील लेके चल सकते हैं। अगर तुम्हें 5000 भी टैक्सेबल करना है तो भी इसका ऑल्टरनेटिव व्यू पॉसिबल है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। उसके बाद फिर यहां पे जो तुम्हें मिला मोबाइल, यहां पे जो तुम्हें मिला मोबाइल, ठीक है। अब मोबाइल फोन रिसीव एज गिफ्ट फ्रॉम, किससे मिला आपको, कोलीग से, फ्रॉम कोलीग्स। अब यहां पे नीदर टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी नोर टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स, ना ये सैलरी में टैक्सेबल है ना ये अदर सोर्स में टैक्सेबल है जी, ये कुछ भी टैक्सेबल यहां पे नहीं होगा। बस आई थिंक और कुछ तो नहीं है, बस यही पॉइंट हमें यहां पे दिया हुआ है। अब यहां पे मेरी ग्रोस सैलरी आ जाएगी जी, यहां पे मेरी ग्रोस सैलरी आएगी। अब ग्रोस सैलरी में से मैं माइनस कर दूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), कितनी जी, 75,000 की। फिर यहां पे मेरी टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी या इनकम फ्रॉम सैलरी यहां पे मेरी आ जाएगी। बस अब हमें 3 चीजें करनी है, ग्रेचुटी, पेंशन, लिव इन कैशमेंट। अगर ये तीनों हमें हो गई तो फिर ये क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। सर मोबाइल फोन वाला टैक्सेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई कलीग से मिल रहा है। अब कलीग तुम्हारे एम्प्लॉयर थोड़े हैं, और अदर सोर्स में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अदर सोर्स में मोबाइल एसेट की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है। याद करो, अदर सोर्स में गिफ्ट का लो कब लगता है, जब वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर हो। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में मोबाइल कवर ही नहीं होता ना, जब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में मोबाइल कवर ही नहीं है तो अदर सोर्स वहां पे एप्लीकेबल भी नहीं होगा। सर डीटी की चार्ट बुक दिया था तो उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में 6(1)(a) नहीं है तो कैसे करेंगे। वाह मेरे बच्चे, चार्ट बुक से कोई रिवीजन थोड़ा होती है, एग्जाम से एक दिन पहले है, तुमने क्लास में नोट्स बनाए होंगे, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होगा, मुझसे नहीं पढ़ा कहीं से तो पढ़ा होगा, नालायक कहीं के। बच्चा कह रहा उसमें नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, सारे मटेरियल खत्म हो गए क्या। अबे उसके अंदर चार्ट बुक का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट बातें वो कंसाइज की है मैंने, ठीक है जी। चलो अब एक बार, सर गिफ्ट की 3 अलग अलग लिमिट, अरे तो भाई वो 3 मनी, मूवेबल, इमूवेबल की है, बट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में होना भी तो चाहिए ना, ये तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर ही नहीं है तो उधर सोर्स में वैसे ही नहीं जाएगा ये। आओ जी, अब यहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, यहां लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहां पे लिखो कंप्यूटेशन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी, कंप्यूटेशन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी। अब यहां पे देखो जी, ग्रेचुटी रिसीव, आपको ग्रेचुटी जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है जी, ग्रेचुटी मिल रही है 3.5 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे ग्रेचुटी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10), तो बैलेंस यहां पे आ जाएगा टैक्सेबल।
बैलेंस यहां पे जो है वो आपका ग्रेचुइटी टैक्सेबल आ जाएगा जी। ठीक है जी। अब यहां पे एग्जम्प्ट कितना है लिखो यहां पे जी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। इनमें से कम वाला जो है वो एग्जम्प्ट है, इनमें से कम वाला जो है वो एग्जम्प्ट है पहला। अब तुम्हें क्वेश्चन में ग्रेचुइटी मिल कितनी रही है जी, एक्चुअल ग्रेचुइटी कितनी मिल रही है 3.5 लाख। सेकंड, लिमिट तुम्हारी कितनी है यहां पे 20 लाख। तीसरा 15/26, हाँ जी यहां पर क्या आएगा 15/26 मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। तो यहां पे कितने साल काम किया 26 साल। अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, अब लास्ट ऑन सैलरी तुम्हारी कितनी है 25,000 है, डीए हमें दिया नहीं, कमीशन हमें दिया नहीं, तो यही मेरी सैलरी बन जाएगी 25,000 जी, 25,000। अब यहां पे चेक करना कितना आ रहा है जी, तो 15 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई 25,000 मल्टीप्लाई 26, तो यार है 3,75,000। अब इसमें लीस्ट कितना बन रहा है, तो लीस्ट जो बन रहा है, हाँ जी लीस्ट ऑफ द अबव वो बन रहा है 3.5 लाख रुपए लीस्ट बन रहा है। अब जो लीस्ट है तो यहां पे उसको ले गए 3.5 लाख रुपए। अब जितना मिला ग्रेचुइटी उतनी ही एग्जम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो गया नील हो गया जी, हाँ नहीं टैक्सेबल कितना हो गया नील हो गया। तो यहां पे अब ग्रेचुइटी वाले केस में आप यहां पे नील निकलोगे, आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में दिखा दिया जी। ठीक है चलो अब सेकंड पॉइंट पे आओ जी। अब यहां पे आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। सर दिल तोड़ दिया आपने, ओए है ओ मेरा बच्चा मेरा बाबू दिल तोड़ दिया, अब कैसे जोड़ूं बताओ। पता नहीं तुम्हारे दिल कितने टूटते हैं डेली, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। एक ही तो दिल है मेरे पास, तो एक ही दिल है, तुम्हारे पास पता नहीं कितने, डेली कोई ना कोई तोड़ के चला जाता है तुम्हारा दिल। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट जी। ठीक है जी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। अच्छा यहां पर भी सेम, पहले तो वही पॉइंट लिखना है, यहां पर भी लीव सैलरी कितनी मिली है, लीव सैलरी रिसीव, ठीक है, माइनस में एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)A, तो बैलेंस आ गया टैक्सेबल। अब मैं को बताऊं लीव सैलरी मिली कितनी है जी, आपको लीव सैलरी जो मिली है वो 3,15,000 मिली है जी। अब 3,15,000 में से एग्जम्प्ट देखना है, बाकी जो है वो टैक्सेबल है जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट में कितने हैं, पहला जितनी एक्चुअल मिली, एक्चुअल मिली 3,15,000। दूसरा यहां पे दूसरा बताओ जी, दूसरे की लिमिट कितनी है, दूसरी आपके यहां पे निकल के आ रही है 25 लाख। ठीक है, तीसरा कितना निकल के आ रहा है, तीसरा जी तीसरा कितना निकल के आ रहा है, तीसरा 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। अब 25,000 पर मंथ सैलरी है, पिछले 10 महीने की सैलरी निकालूंगा तो 25,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10, तो 25,000 ही आएगा यहां तो जी। और फोर्थ, अब फोर्थ जितनी आपने छुट्टियां बची हैं, वो कह रहा 15 छुट्टियां आपने एक्यूमुलेट की हैं, और कितने साल आपने काम किया है, आई थिंक 25 साल 9 महीने, हाँ 25 साल 9 महीने काम किया, तो कंप्लीट ईयर कितने हैं 25, तो 25 मल्टीप्लाई 15, तो 25 साल काम किया, 15 छुट्टियां आपने एक्यूमुलेट की हैं, तो 375 छुट्टियां आपने एक्यूमुलेट की हैं, डिवाइड बाय 30, तो कितने महीने की ईमानदारी होगी, 12.5 महीने की ईमानदारी होगी जी। अब अगर 12.5 महीने की ईमानदारी यहां पे निकल के आ रही है, मल्टीप्लाई 25,000 पे यहां पे सैलरी कर दोगे, तो मल्टीप्लाई 25,000 करूंगा तो 3,12,500, और यहां पे आ रहा है 2.5 लाख। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना लेस क्या आ रहा है जी, हाँ नहीं सारे बच्चे बोल दो लेस क्या निकल के आ रहा है, फटाफट से बोल दो लेस कितना आ रहा है, तो लोअर ऑफ द अबव ये आ रहा है 2.5 लाख।
लोअर ऑफ द अब कितना आ रहा है, ये 2.5 लाख निकल के आ रहे हैं। 26 क्यों आएगा? हेलो भाई साहब, 26 क्यों आएगा? सर ये 12.5 मंथ 10 महीने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अरे मेरे नालायक बच्चे, 10 महीने रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि 10 महीने से ऊपर एग्जम्पशन नहीं मिल सकती। तो हो तो गया, एग्जम्पशन तो इतने की मिल रही है। अबे मैंने क्लास में क्या कहा था कि तुम्हारी ईमानदारी 12.5 महीने की है, बट एग्जम्पशन 10 महीने से ऊपर नहीं मिलेगी। तो वही तो मिल रही है 2.5 लाख रुपए। ये थोड़ा कि 10 महीने वहां लिख के चलोगे, फिर तो तीसरा और चौथा पॉइंट सेम नहीं हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात भाई? चौथे पॉइंट में 15 महीने भी आ सकता है, बट एग्जम्पशन तुम्हें 10 महीने से ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरा पॉइंट जो है वो 10 महीने है। तो इसका मतलब ये होता है, अच्छा 10-10 डबल है, सॉरी 10-10 डबल आएगा जी, ठीक है नी, 10-10 डबल आएगा। और निरंजन 26 साल क्यों आएगा भाई? कंप्लीट ईयर लेने ना, यहां पे कंप्लीट ईयर और पार्ट नहीं है, जितने साल कंप्लीट है उतना, ठीक है। अब मेरे को यहां पे बताओ 2.5 लाख एग्जम्प्ट है जी, तो अगर 2.5 लाख तुम्हारा यहां पे एग्जम्प्ट है तो 65,000 पे टैक्सेबल हो रही है लीव सैलरी जी। तो अगर 65,000 पे टैक्सेबल हो रही है तो यहां पे ले जाओ जी, लीव सैलरी जो आपकी टैक्सेबल है 65,000 पे लीव सैलरी टैक्सेबल है जी। नहीं नहीं, सारे सेक्शन कोट करने जरूरी नहीं है, जितने याद हैं उतने ही कोट कर सकते हो जी। सर एक 4th पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। देख कुंदन मेरी बात सुन, ओए कुंदन, ओए कुंदन 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 सुन मेरी बात। भाई तूने उस कंपनी में कितने साल काम किया? 25 साल। हर साल तूने 15 दिन की छुट्टियां इकट्ठी की हैं। उसने लिखा है ना 15 डेज की लीव आपने एक्यूमुलेट की। ये देखो क्वेश्चन ध्यान से, एक्यूमुलेट लीव 15 डेज पर एनम। हर साल 15 दिन की छुट्टियां तूने एक्यूमुलेट की हैं, मतलब इतनी तूने ईमानदारी दिखाई है। तो 25 साल में तूने ईमानदारी दिखाई 15 दिन की, तो 375 दिन की तूने ईमानदारी दिखाई। 375 दिन तो मंथ में कितना आएगा? डिवाइड बाय 30, तो 12.5 महीने की ईमानदारी आ गई जी। अब 12.5 महीने की ईमानदारी को पिछले 10 महीने के एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 25,000 हमारी आएगी, तो ये आ गया पॉइंट नंबर 4 जी। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला यहां पे है हमारा पेंशन वाला पॉइंट। अब पेंशन वाले पॉइंट पे आओ जी। पेंशन 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 पेंशन। अब एक बार यहां पे चेक करो पेंशन। अब यहां पे पेंशन देखो, पहले तो यहां पे रिटायर कब हो रहा है? रिटायर हो रहा है 1 सितंबर को वो रिटायर हो रहा है, नहीं रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर को, मतलब जनवरी। तो यहां पे एक बार चेक करना, अब अगर वो दिसंबर में रिटायर हुआ तो 1 जनवरी यहां पे आएगा, फिर 1 फरवरी, फिर यहां पे 1 मार्च, और फिर यहां पे तुम्हारा 31 मार्च आएगा, ठीक है। अब रिटायर हुआ वो दिसंबर में, तो उसको पेंशन मिल रही है 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है, और 1 फरवरी को उसने 60% पेंशन करवा ली कम्यूट। तो मतलब 1 फरवरी से जब उसे पेंशन मिलेगी वो 60% नहीं मिलेगी, 40% मिलेगी, क्योंकि 60 तो कम्यूट हो गई, अनकम्यूट कितनी बची? 40%। तो अब यहां पे क्या निकल के आ रहा है? यहां तो मिलेगी 5,000, फिर 1 फरवरी को आपने करवा ली 60% कम्यूट, तो अनकम्यूट बची 40%, तो मतलब 5,000 रुपए का 40, तो 2,000 रुपए जो है वो यहां मिलेगी, और 2,000 रुपए जो है वो यहां मिलेगी, ठीक है जी। अब यहां पे बस देख लो जी, ये 2,000 मल्टीप्लाई 2 और ये आएगा 5,000 रुपए। तो अगर मैं यहां पे पेंशन की टैक्सेबिलिटी निकालूं, आपकी टैक्सेबल पेंशन वर्किंग नोट नंबर 3 लिख लेना जी। तो सबसे पहला यहां पे आएगा अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूट पेंशन 1 मल्टीप्लाई 5,000, 2 मल्टीप्लाई 2,000, तो यहां पे कितना हो गया जी? आई थिंक 9,000 पे निकल के आ गया, 9,000 पे यहां पे निकल के आ गया जी, ठीक है जी। तो 9,000 पे जो है वो हमारी अनकम्यूट पेंशन आ रही है। अब यहां पे आ जाओ सेकंड में, कम्यूटेड पेंशन कितनी आ रही है? कम्यूटेड पेंशन यहां पे निकल के आ रही है। अब मेरे को बताओ जी, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना है? कम्यूटेड पेंशन जो है वो रिसीव कितनी हो रही है जी? आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे कितनी रिसीव हो रही है? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की रिसीव हो रही है, ठीक है। इसमें से एग्जम्प्ट वाली माइनस कर देंगे, तो बैलेंस यहां पे आएगा टैक्सेबल। अब एग्जम्प्ट कितनी है? तो 3 लाख डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख आ गया जी।
अब ये 5 लाख रुपए का 1/3, तो 1,33,333, तो इतनी एग्जम्प्ट है, तो 133,333, तो 1,66,667 इतनी टैक्सेबल होएगी जी ये वाली पेंशन। ठीक है जी। अब टोटल टैक्सेबल कितना हो गया? टोटल टैक्सेबल में 9,000 प्लस में 166,667, 9,000 प्लस में 166,667, तो ये कितना आ गया? 1,75,667 यहां पे आ गया जी। 1,75,667 जो है वो यहां पे निकल के आ गया। इतना ही आ रहा है। 5 लाख का थर्ड, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, उल्टा उल्टा होएगा, यहां पे उल्टा आएगा जी। यहां पे जो एग्जम्प्ट आ रहा है वो आ रहा है 166,667, यहां पे 166,667, टैक्सेबल 13,333, और इसमें हम यहां पे जोड़ेंगे 9,000, 13,333, तो ये जो आएगा वो आएगा 1,42,333। डन जी, डन 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 डन। ठीक है जी। तो यहां पे आ गया 142,333, ये निकल के आ गया जी। तो 142,333 को यहां पे ले जाओ जी। अब यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3, 142,333 जी। अब यहां पे एक बार देख लो टोटल कितना आ रहा है आपका बस। तो यहां पे आपका 2,25,000 प्लस में 54,000 प्लस में 65,000, 142,333, फिर प्लस में, अच्छा बस यहाँ पे आ रहा है 4,86,333, इतना निकल के आ रहा है, माइनस में 75,000, तो 4,11,333 आ रहा है। ये आंसर निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो भाई। क्या इसको लॉक कर दें जी? श्वेता अनकम्यूट में देखो ना 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है। दिसंबर में रिटायर हुए तो जनवरी के महीने 5,000 मिलेगी। 1 फरवरी को अपने 60% पेंशन कम्यूट करवा ली, तो 40% अनकम्यूट बची ना भाई। 60 कम्यूट हो गई तो अनकम्यूट कितनी बची? 40%। तो 5 लाख का 40% कितना हो गया? 2,000। तो मतलब फरवरी और मार्च में 2,000 मिलेगी। सर पहले फॉर्मेट करके एंड चीजें लिखे, सम सोल्व करने से मिस्टेक कम होता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है यार, देखो आपके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले फॉर्मेट बना लेंगे फिर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पॉइंट को साथ साथ करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। ठीक है ना, वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम कितना है। ठीक है ना। अब मान लो पता लगे हम पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं, बाद में वर्किंग नोट बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो सारा क्वेश्चन बेकार हो गया। तो बेटर यह है कि अगर मैं साथ साथ कर लेता तो कम से कम उतने नंबर तो मिलते। तो कई बार ऐसा भी होता है। अरे प्रीत सैलरी तो उतनी आएगी, एवरेज तो उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10 करके, तो एवरेज तो उतनी आनी है। सर अनकम्यूट तो फुल ईयर का निकालना था ना। हाय राम इन बच्चों के एग्जाम है अभी। अरे मेरे नालायक बच्चों, अनकम्यूट फुल ईयर का क्यों निकालेंगे? जब वो रिटायर हुआ दिसंबर में, जब वो दिसंबर में रिटायर हुआ उसके बाद उसे पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का नहीं निकलेगा क्या? वो अप्रैल में रिटायर हुआ है क्या? सही है ना सब कुछ? दिसंबर में वो रिटायर हो रहा है तो 3 महीने की तो पेंशन मिलेगी उसको, पूरे साल का कैसे निकाल दोगे यहां पे? नालायक। डन, लॉक कर दो इसको। चलो जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी। अब एक क्वेश्चन नंबर 31 आपको मैंने घर से करने दिया था जी। ठीक है जी। सर आपको कभी गुस्सा भी आता है? हाँ ऐसे क्वेश्चंस पे गुस्सा आता है, ऐसे ऐसे पे आता है हाँ जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 आपको मैंने घर से करना दिया था जी। ये क्वेश्चन नंबर 31 आपको मैंने घर से करना दिया था। हो गया था ये आपसे? क्या ये क्वेश्चन हो गया था आपसे? सर इलस्ट्रेशन नंबर 10 एक बार
दीजिए। इलस्ट्रेशन इन टर्म 10 तो हो गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 10 तो हो गया था, कल ही तो किया था हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसमें क्या है अब? इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या मुसीबत फंस गई अब? कल ही तो किया है, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर वाला, ये वाला। तो हो तो क्या ये वाला? कौन सा नोट? ओ, बच्चा कह रहा है ये तो छुड़वा दिया था ना नोट, तो जो छुड़वा दिया वो तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, इसको कौन बताएगा काबे? ये तो हमने नोट छुड़वा दिया था, नोट छुड़वा दिया हमने, घर जाके पड़ा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा, ये तो बताना, या तन्ने भी नहीं आता। अरे काबे मेरा प्यारे प्यारे बच्चे इधर देखो ध्यान से अबे नलायकों, नोट अगर तुम ध्यान से पढ़ते तो तुम्हें समझ में आ जाता। ये नोट कौन सा है? एक बात मेरे को बताओ, जो हमने कल टैक्सेबिलिटी की वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की थी भाई। जो हमने कल टैक्सेबिलिटी की, हमने क्या किया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो उतना टैक्सेबल परक्यूजिट है, उस पोर्शन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल है। बट आरपीएफ में तुमने एक पॉइंट और नहीं पढ़ा था क्या? आरपीएफ में तुमने ये पॉइंट ये भी तो पढ़ा था ना कि अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख तक होता है तो उस पे आने वाला इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, और अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो उस पे आने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। एक बार डायग्राम खोल लेना आरपीएफ वाला, एक बार ना आरपीएफ वाला डायग्राम खोल लेना, एक बार आरपीएफ वाला डायग्राम खोल लेना थोड़ा सा, उसमें एक बार चेक कर लो कि भैया 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, जितना 2.5 लाख से ऊपर होगा वो टैक्सेबल होगा। अब इसमें वही तो कर रखा है भाई। पहली बात 22-23 में चेक करना, 22-23 में उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया था, तो 22-23 में कल हमने निकाला था, ये रहा 4,53,600। अब 4,53,600 किया था तो 4,53,600 2.5 लाख से कितना ऊपर है, 2,03,600। ये लो, उसने बोला 2,03,600 का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। फिर अगले साल एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, 7,77,600, उसमें से 2.5 लाख हटा दो, ये लो 5,27,600। ओ, ये था क्या? हाँ यही था, ये था वो 2.5 लाख से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन दे रखा है कि अब भैया इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा एम्प्लॉय के हाथ में, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। प्रीत क्या कह रहा है, एक बार गुस्सा कर लो हम अपने ही हैं। मैं भी वही सोचती हूं, कभी तो करेंगे गुस्सा तेरे अकाउंट तो हो गया, मैं तो सैलरी में ही उलझी पड़ी हूं। डन ना, लोग कर देना। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है, ये कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख से ऊपर है। तुमने किसी टीचर को गुस्सा करते हुए देखा है क्या? तुम मुझे बार बार बोल रहे हो हैं चलो री सर, एचआरए इंक्लूड होगा टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस व्हाइल कैलकुलेटिंग आरएफए सैलरी? नहीं, वहां पे अदर अलाउंसेस जो होते हैं वो यहां पे आते हैं जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ। अब मुझे एक बात आपको बतानी है, मुझे एक बात आज आपको बतानी है। आज आप नया सीख के जाओगे कुछ, आज आप नया सीख के जाओगे, पता है आज आप नया सीख के जाओगे यहां से। तो जो एक क्वेश्चन मुझे भी कराना है वो कराना है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मुझे बताना है बस आप कुछ, जो आई थिंक हमने रेगुलर बैच के अंदर टच नहीं किया था, क्योंकि मुझे उसका रीजन लगा नहीं था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम के अंदर बना नहीं था। बट अब क्वेश्चन बैंक के अंदर वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि तुम उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं वो पॉइंट तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूं। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। मिस्टर लवीश इज एम्प्लॉय विद पार्ले इंडिया लिमिटेड, मतलब ये जो है वो पार्ले इंडिया लिमिटेड में वो है, एम्प्लॉय है। फिर रिसीविंग बेसिक सैलरी 22,000 पर मंथ, 22,000 पर मंथ उसकी बेसिक सैलरी है। एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 75 रुपए पर मंथ, एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया 75 रुपए पर मंथ, तो 75 रुपए पर मंथ ऐड कर देंगे।
ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय हैज हिमसेल्फ पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 25 पर मंथ। ओ भाई साहब, मतलब 75 पे पर मंथ तो वो है और 25 पर मंथ ये है। ये ऐसा मत करना 75 पे जोड़ दोगे 25 से माइनस कर दोगे, ये हरकतें मत कर देना जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये हरकत भूल के मत कर देना। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती पता क्या करके आएंगे, वो क्या करेंगे 75 पे जोड़ देंगे और 25 में माइनस कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है 75 पे पर मंथ एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया, मतलब उसने पहले दिया फिर हमने पे कर दिया, और 25 रुपए हिमसेल्फ उसने खुद पे किया, तो 75 और प्लस 25 तो 100 रुपए टोटल यहां पे आ रहा है। बस ये पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका निकल के आ रहा है, बात ध्यान देना जी। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 21 है और पेज नंबर जो है वो 8.45 है। पेज नंबर जो है वो 8.45 है। उसके बाद देखो जी, एम्प्लॉयर हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड हिम RFA विच इज ओन बाय एम्प्लॉयर। घर एम्प्लॉयर का हिमसेल्फ एट ए प्लेस पॉपुलेशन 5 लाख। अब पॉपुलेशन 5 लाख है जी। हाँ, ऐड 75 पे करेंगे, माइनस जो करेंगे वो 100 रुपए करेंगे, मतलब 75 मल्टीप्लाई 12 ऐड कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई 12 ये माइनस कर देंगे। अच्छा, पॉपुलेशन 5 लाख है। अब अगर पॉपुलेशन 40 लाख तक है तो सैलरी का 5% जो है वो हम टैक्सेबल करते हैं, तो सैलरी का 5% जो है वो टैक्सेबल कर देना। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम 3 मोटर कार फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द मोटर कार बोर्न बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, द पर्टिकुलर ऑफ दीज मोटर कार हैव बीन प्रोवाइडेड बिलो। अब यहां पे देखो जी, अब बस ये पॉइंट, एक पॉइंट मेरे को समझाना है इस क्वेश्चन में, और कुछ जान प्राण नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल गिरा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ खास है ही नहीं है। ये पॉइंट मुझे समझाना है कि उसने 3 मोटर कार दी है, 3 मोटर कार दी है और तीनों का यूज जो हो रहा है वो ऑफिशियल और पर्सनल हो रहा है। गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर का है। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं पता होगी ना, वो पता क्या बोलेगा, 3 मोटर कार दी है, गाड़ी भी उसकी और खर्चा भी उसका, तो गाड़ी भी उसकी और खर्चा भी उसका, और ये बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी का 2400, छोटी गाड़ी का 1800, और साथ में अगर ड्राइवर भी होगा तो ड्राइवर भी 900 रुपए कोडिंग वो टैक्सेबल कर देंगे, ये कर देंगे। इसमें ऐसा नहीं होना। याद है आपको, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड घर 2 से ज्यादा होते हैं तो ऑप्शन आपको 2 घर का मिलता है कि 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, 2 घर की जीएवी आप नील ले सकते हो, बाकियों को आप लेट आउट मानना पड़ेगा। बाकियों को क्या मानना पड़ेगा, डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। याद है क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले मेरे बच्चे होंगे, जो भी रेगुलर बैच वाले मेरे बच्चे होंगे, या आपने कहीं और से पढ़ा होगा या कहीं से पढ़ा होगा, सब टीचर बेस्ट है, तो उन्होंने एक बात बताई होगी, या एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था कि इसमें 3 घर होते हैं। याद है, इसके अंदर 3 घर होते हैं। अब 3 घर में से 2 को हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, 1 को हमें लेट आउट मानना है। तो किसको लेट आउट मानना था, वहां पे हम कॉम्बिनेशन बनाते थे, कॉम्बिनेशन। याद है, पहले तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल दी, तीनों को लेट आउट मान के इनकम निकाल दी, फिर कॉम्बिनेशन बनाया कि अगर इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इसको लेट आउट मानेंगे तो क्या होगा, फिर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, इसको लेट आउट मानेंगे तो क्या होगा। इस तरह से फिर जहां कम से कम इनकम आ रही थी, जहां बेनिफिट हमें ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, उसके बेस पे फिर हम काम करते थे। क्या बात में समझ में आ रही है। तो यहां पे अब सुनो, यहां पे एक रूल है, यहां पे एक रूल है, वो रूल ये बात कहता है कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक ही गाड़ी दे सकता है, प्रोफेशनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए, पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए। अब अगर 3 गाड़ी है तो 3 में से 1 गाड़ी को ही तुम पर्सनल एंड ऑफिशियल मान सकते हो, बाकी 2 गाड़ियों को तुम्हें डीम्ड पर्सनल मान के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा जी। 3 गाड़ी है, तीनों की तीनों ऑफिशियल और पर्सनल है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक गाड़ी को 3 में से कोई भी एक गाड़ी को पर्सनल और ऑफिशियल मान के उसकी कैलकुलेशन करोगे, बाकी 2 गाड़ी को डीम्ड पर्सनल मान के तुम्हारे हाथ में टैक्सेबिलिटी करनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पर भी हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, अगर मोटर कार 1 को हम पर्सनल और ऑफिशियल मानते हैं तो मोटर कार 1 की कैलकुलेशन उसके बेस पे करोगे, इन दोनों की कैलकुलेशन करोगे पर्सनल मान के कि अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए दी होती तो क्या होता। फिर उसके बाद अगर मोटर कार 2
को हम पर्सनल और ऑफिशियल मानते हैं तो उसकी कैलकुलेशन उसके बेस पे करोगे, फिर 1 और 3 को हम पर्सनल मान के कैलकुलेशन करेंगे, फिर मोटर कार 3 को अगर पर्सनल ऑफिशियल मानते हैं तो 1 एंड 2 को हम सिर्फ पर्सनल मान के कैलकुलेशन करेंगे, और जहां कम से कम आपकी इनकम आएगी वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, उसके बेस पे चूज कर लेना कि किसको तुम्हें पर्सनल बनाना है और किसको ऑफिशियल और पर्सनल बनाना है। ये पॉइंट बस थोड़ा सा यहां पे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में वैसे कभी बना नहीं है, बट मैं चाहता हूं हम रिस्क क्यों लें, ठीक है ना, हम रिस्क क्यों लें, बिना बात का रिस्क क्यों लें, अगर कल बन जाए तो हम गलती तो ना करके है ना कम से कम, या मान लो एक 3 गाड़ी वाला नहीं बना 2 गाड़ी वाला बन गया, तो 2 में से एक को पर्सनल ऑफिशियल मानना है, दूसरे को पर्सनल मानना है, तो जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगी उसको मैं पर्सनल ऑफिशियल मान लूंगा, बाकी को पर्सनल मान लूंगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सर अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर साथ में बैठे हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सपेंडिचर कौन हैंडल करेगा? सिंपल, भगवान बैठा तो है ऊपर, नीचे बुला लो उनको। यार मूवी के अंदर, ओ माय गॉड मूवी के अंदर केस नहीं किया था क्या भगवान पे? अरे भगवान अपने केस ठोक दो भगवान पे, ला भाई तू पैसे ला तू, क्योंकि लेके कौन गया? भगवान। तो एक्सपेंडिचर भी कौन बियर करेगा? भगवान। सिंपल, आ जाओ। ठीक है, उसके बाद देखो री, फिर वो कह रहा है उसने कैजुअल इनकम अर्न किया 11,000 रुपए की, उसने कैजुअल इनकम अर्न किया 11,000 रुपए की, ठीक है, उसने कैजुअल इनकम अर्न की है 11,000 रुपए की, और गैम्बलिंग एक्टिविटी से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,000 रुपए के हैं बिफोर 23 जुलाई 24। अब कह रहा है टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो असेसमेंट ईयर 25-26 की, असेसमेंट ईयर 25-26 की टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो। क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई कर? अच्छा ये मोटर कार वाला मैं करा दूं, बाकी तो कर लोगे ना, ये मोटर कार वाला हिस्सा हम कर ले, ये हम खुद कैलकुलेट करके देखते हैं मोटर कार वाला, और जहां वैल्यू कम आएगी वो ऑप्शन देखते हैं हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है नहीं हो रहा। डन? डन 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 डन। चलो आओ मोटर कार वाला ट्राई करते हैं हम यहां पे जी। अब मोटर कार वाला यहां पे ऐसा करते हैं, 3 मोटर कार है ना, 3 मोटर कार है, तो यहां पे कर लेंगे सर, कोई नहीं, कर लोगे? हाँ तो फिर करो, करो ना, फिर अभी करके दिखाओ फिर मुझे भाई, ऐसे नहीं, इसमें मेरे को डाउट है, इसमें मुझे डाउट है। ये मोटर कार वाला तुम करके दिखा दो, मोटर कार वाला मान जाऊंगा अगर तुम करके दिखा दो कि भाई साहब तुम्हारे एग्जाम है, तुम तैयारी कर रहे हो। बोलो बोलो, लगाते हो शर्त? चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? हाँ बच्चा कह रहा है ये पेन पड़ा, सरेंडर है बस, ये हथियार बंदूक में गोली नहीं है, खत्म, ओके टाटा बाय बाय। आप किस लिए आए हो घंटे के लिए? हम तो आपके, आप करो सर गाबा सर, यार आप करो यार। चलो कल्पना तो कह रही पूरा ही कराओ यार, छोटे में क्या सर कैसी बात कर रहे हो? भाई साहब कल्पना तो मेरे को लग रहा है कल्पना के मई 26 में एग्जाम है, आराम से बैठी है कल्पना। भाई साहब मई 26 में एग्जाम है, मेरे को लग रहा है कल्पना कह रही आप ही करोगा बस सर, हम तो भी मई 26 वाले बच्चे हैं, कोई मई 26 वाला बच्चा तो नहीं है ना? बता दूं मई 26 में अमेंडमेंट आ गई है, ठीक है। चलो चलो जी, जो बच्चा खुद कर सकता है वो खुद करो, नहीं तो मैं करा रहा हूं जी, नहीं तो मैं करा रहा हूं। लिखो इसको, बेसिक सैलरी पहले लिख लो फटाफट से, हो तुम नालायक ही, तुम्हारा हिसाब किताब मैंने देख लिया। लिखो यहां पे जी, सबसे पहले यहां पे लिखो बेसिक सैलरी, ठीक है जी, बेसिक सैलरी जी, बेसिक सैलरी 22,000 मल्टीप्लाई 12। अरे कल्पना मैं तो करवा दूंगा बेटे, पेपर में तुम्हें ही करने हैं, क्यों टीचर से मेहनत करा रहे हो जिसके पास सीए की डिग्री खुद पड़ी हुई है? 22,000 मल्टी, ये बल्कि तुम्हें खुद कहना चाहिए सर, हम ट्राई करेंगे। 22,000 मल्टीप्लाई 12 कितना? 2,64,000 रुपए की सैलरी आ गई जी, 2,64,000 रुपए की सैलरी आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऐड कितना करेंगे जो एम्प्लॉयर ने दिया, 75 मल्टीप्लाई 12,
तो 75 मल्टीप्लाई 12, 900 रुपये आप यहां पे ऐड कर दोगे, ठीक है ना। फिर अगला यहां पे आ रहा है RFA। अब घर एम्प्लॉयर के खुद का है, ठीक है, और 5 लाख की पॉपुलेशन है, तो सैलरी का 5%, तो 2,64,000 रुपए का 5% RFA का कितना आएगा, 13,200 रुपए RFA का आ गया, 13,200 रुपए का RFA का आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमें निकालना है मोटर कार। अब यहां पे हमें मोटर कार निकालना है और इसके बाद बस यहां पे हमारा ग्रोस सैलरी आएगा। बताओ क्वेश्चन में क्या था यार, आप करा दो काम सर, हमसे नहीं हो पाएगा। लो अब ये ग्रोस, अब यहां में मोटर कार वाला कर लेते हैं। अब मोटर कार में यहां पे एक बार चेक करो, तो ऐसा करते हैं, मोटर कार वन को हम ये मान लेते हैं, मोटर कार 1 वाले केस में, लो जी, मोटर कार वाले केस में मोटर कार 1 को हम पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस मान लेते हैं, और मोटर कार 2 एंड 3 को हम पर्सनल पर्पस मान लेते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन में 15 लाख से, हाँ जी, मोटर कार 1 को पर्सनल और ऑफिशियल मान लिया, तो यहां पे पर्सनल ऑफिशियल मान लिया, तो ये बड़ी गाड़ी है ना, तो बड़ी गाड़ी में 2400 और ड्राइवर का 900 जी, तो 2400 प्लस में 900 मल्टीप्लाई 12, तो 2400 प्लस में 900 मल्टीप्लाई 12, तो 39,600 तो ये आ गया, 39,600 ये आ गया। 300 नहीं लिया आपने, 300 किस शिर का अंकिता, 300 किस शिर का, ठीक है जी। अब उसके बाद मोटर कार 2 जो है, इसको मैं मानना है पर्सनल। अब अगर पर्सनल मानना है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10%, तो 3 लाख रुपए का 10%, ठीक है जी, 3 लाख रुपए का 10%। और उसके बाद एक्सपेंडिचर कितने हैं जी, अगर मैं यहां पे चेक करता हूं, एक्सपेंडिचर 10,000 रुपए आ रहे हैं, एक तो यहां पे जी, एक यहां पे आपके 10,000 रुपए निकल के आ रहे हैं, ठीक है जी, 10,000 रुपए निकल के आ रहे हैं, और यहां पे फिर आपका निकल के आ रहा है 10,000 रुपए, 4,000 रुपए और 36,000 रुपए। एक्चुअल खर्चे ये 10,000 रुपए हैं, ये 4,000 रुपए हैं, और ये आपके 36,000 रुपए हैं। ये मोटर कार 2 के हैं, ये देखो जी, 10,000 रुपए, 4,000 रुपए और 36,000 रुपए, ये मोटर कार 2 के हैं। भाई RFA यार क्या बात कर रहे हो तुम, वो तो मेरे नालायक बच्चे, 40 लाख तक की पॉपुलेशन होती है तो सैलरी का 5% नहीं करते क्या, और जो प्रोफेशनल टैक्स है वो तो बाद में माइनस करूंगा ना, सॉरी 15 लाख तक की पॉपुलेशन होती है, अगर 15 लाख तक की पॉपुलेशन है तो 5% नहीं करते क्या, तो पॉपुलेशन ही 5 लाख है। अगले पर आओ, अब यहां पे देखो जी, एक्चुअल कॉस्ट का ये 2.5 लाख है, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% प्लस में खर्चे कितने यहां पे जी, खर्चे हैं 15,000, 3,000, तो 15,000 और 3,000, 15,000 प्लस में 3,000। अब यहां पे एक बार चेक करना जी कितना निकल के आ रहा है, तो यहां पे भाई साहब मेरा आ रहा है 3 लाख का 10%, 30,000, तो यहां पे आ रहा है 30,000 प्लस में 10,000 प्लस में 4,000 प्लस में 36,000, ये आ रहा है 80,000, ये आ रहा है 80,000। उसके बाद फिर 25,000 प्लस में 15,000 प्लस में 3,000, तो ये आ रहा है 43,000, तो टोटल 43,000 प्लस में 80,000 प्लस में 39,600, तो 1,62,600 जी, 1,62,600 आ रहा है इस ऑप्शन में जी, ठीक है, इस ऑप्शन में 1,62,600 आ रहा है, ठीक है ना, 1,62,600 आ रहा है अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूं। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में जो मोटर कार 2 है उसको हम पर्सनल और ऑफिशियल मानते हैं, मोटर कार 1 एंड 3 को हम पर्सनल मानते हैं, ठीक है। अब मोटर कार 2 पे आ जाओ जी,
अब यहाँ पे मोटर कार 2 की अगर बात करता हूं, यहाँ पे छोटी गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी है तो 1800 और ड्राइवर भी है तो 1800, यहां पे आएगा जी 1800 प्लस में 900 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ गया जी? 800 कहां लिखा है मैंने? 800 कहां है? 800 कहां लिख दिया मैंने? कहां पे? 1800 प्लस में 900 मल्टीप्लाई 12, कितना आ गया? 32,400, 32,400, ठीक है ना? 32,400। अच्छा, 1,62,600 है क्या? 1,62,600, ठीक है। उसके बाद अब 1 पे आओ जी। अब यहां पे 1 पे एक बार आओ। 1 क्या है? 1 वाली ये है जी। अब इसको पर्सनल मानना है तो एक्चुअल कॉस्ट है 4 लाख, तो 4 लाख का 10% प्लस में एक्चुअल खर्चे, तो एक्चुअल खर्चे हैं कितने? 3,000, 5,000 और 48,000। 3,000, 5,000 और 48,000, तो टोटल आ गया यहाँ पे 40,000, 3,000, 5,000, 48,000, तो ये आ गया 96,000, ये आ गया। और फिर 3 मोटर कार 3, तो 3 में 2.5 लाख है, तो भाई साहब 2.5 लाख का 10%, ठीक है। प्लस में एक्सपेंडिचर कितने यहाँ पे जी? 15,000 और 3,000, 15,000 और 3,000, तो 15,000 प्लस में 3,000 प्लस में 25,000, तो ये आ गया 43,000। 43,000 प्लस में 96,000 प्लस में 32,400, तो यार है 1,71,400 आ रहा है जी। 1,31,400 ये निकल के आ रहा है जी, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है? मोटर व्हीकल थर्ड को मान लो पर्सनल और ऑफिशियल, और मोटर व्हीकल 1 एंड 2 को मान लो पर्सनल। तो यहां पे ड्राइवर तो है ही नहीं, तो ड्राइवर नहीं है और छोटी गाड़ी है, तो बस 1800 मल्टीप्लाई 12, 1800 मल्टीप्लाई 12 होगा जी, बस 1800 मल्टीप्लाई 12, तो ये होगा 21,600, 21,600 हो गया, ठीक है। अब 1 पे आओ जी। तो 1 का तो आपने निकाला ही है ना, ये रहा 1 का, तो ये निकाला 96,000, और 2 का भी आपने ऊपर निकाला था, ये रहा 80,000, तो 96,000 और 80,000, 96,000 प्लस में 80,000 प्लस में 80,000, 1,76,000 प्लस में 21,600, तो भाई साहब ये तो ज्यादा आ रहा है यार। सबसे बढ़िया ऊपर वाला है जी, सबसे बढ़िया जो है ऊपर वाला है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ऊपर वाला है यार। ये वाला ऑप्शन जो है वो 1,62,600 वाला बेस्ट है, तो इसको 1,62,600 यहां पे ले जाओ जी। तो ये ग्रोस सैलरी आ गई 2,64,000 प्लस में 900 प्लस में 13,200 प्लस में 1,62,600, तो ये 4,40,700 ग्रोस सैलरी आ गई जी। 4,40,700 रुपए की मेरी ग्रोस सैलरी यहां पे निकल के आ गई जी। डन, ठीक है जी। अब इसमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स 75 प्लस में 25 उसने दिया मल्टीप्लाई 12, तो 1,200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स, तो नेट सैलरी आ गई आपकी 3,89,500, ये आपकी नेट सैलरी आ गई जी, ठीक है नी। 3,89,500 ये आपकी सैलरी आ गई। अब उसमें कैपिटल गेन दे रखा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,000 रुपए, ठीक है। और आपकी अदर सोर्स की इनकम भी दे रखी है गैम्बलिंग वाली 11,000 रुपए। हम बताओ यार, 4,05,500 रुपए आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ गई। एलो कल्पना, ये लो, डन। चलो, कल्पना खुश हुई। सर ऐसा नहीं हो सकता आप हमारा एग्जाम दे सकें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चा, एग्जाम तो तुम्हें ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, तो ये वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं। अब सुनो ध्यान से, कल की क्लास में हम बस एक क्वेश्चन सैलरी का और करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में एक क्वेश्चन हम सैलरी का और करेंगे, बाकी फिर हम कल हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे जी,
ठीक है ना। कल ध्यान रखना, कल हम हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, एक आधा क्वेश्चन हम सैलरी का और कर लेंगे, फिर कल की क्लास में ही हम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। परसों वाली, परसों संडे या संडे को क्लास नहीं होगी जी, संडे को क्लास नहीं होगी। कल हमारी पर संडे थोड़ा है, परसों तो रक्षाबंधन है ना। हाँ, रक्षाबंधन को तो मैं शाम को ले लूंगा, रक्षाबंधन को तो मैं शाम को ले लूंगा। कल हम सैलरी और अपना करेंगे अपना हाउस प्रॉपर्टी। होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं क्या? इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो यार तुम, यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो। एक तो एक क्वेश्चन कराना 25, एक ये 25 क्वेश्चन कराना, और एक ये 26 क्वेश्चन कराना पेज नंबर 8.46 पे, पेज नंबर 8.46 पेज। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 25 और 26, ये दोनों क्वेश्चन आपने होमवर्क करके आने हैं जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 25 और 26। ऑप्शन 3 की कैलकुलेशन ये रिच, ऑप्शन 3 की कैलकुलेशन जो है ये वाली है। ठीक है मेरे बच्चे, रिम्बर्समेंट का मतलब ये होता है कि ऑब्लिगेशन आपका था बट आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ठीक है, तो वो सभी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है कि खर्चे आपने किए बट वो आपको पे कर दिए एम्प्लॉयर ने, मतलब वापिस कर दिया खर्चा अब आपको, तो आपको बेनिफिट हो गया ना भाई। फिर तो एम्प्लॉय, जैसे मान लो आप कहीं गए, आपने खर्चा कर दिया, वो खर्चा रिम्बर्स कर दिया, तो रिम्बर्समेंट जो होती है वो फुली टैक्सेबल होती है। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और भाई थोड़े बहुत तो लाइक वाइक कर दिया करो यार, नहीं बोलता तो लाइक भी नहीं करते ना कमेंट करते हो, अच्छी बात है तुम्हारी भाई साहब, सही है यार तुम्हारा यार। चलो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।